सभी प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल कोतरा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 अंतिम चैप्टर हम क्लास 9 का कर रहे हैं और इसी के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 के 25-25 प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए भाई, एक एक प्रश्न को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, और साथ में मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर आधारित है। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। पहले तो इसका नाम समझना है। किशोरावस्था के अंदर जो भी उस आयु समूह के लोग हैं, उनको विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं कि जब हमने साइकोलॉजी का अध्ययन किया तो हम जानते हैं कि एडोलसेंस के अंदर खूब सारे परिवर्तन शरीर के अंदर होते हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आपके सामाजिक है, भावनात्मक है, हर तरह के परिवर्तन शरीर के अंदर हो रहे होते हैं। और उन परिवर्तनों के साथ साथ हो सकता है कि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा उस आयु का उन परिवर्तनों के साथ वो सामंजस्य ना बैठा पाए, उनसे समायोजन नहीं कर पाए। और वही उम्र है कि जब वो परेशान होकर, हो सकता है कि वो ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाए, हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़ों में पड़ जाए, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में वहां पर खूब सारी परेशानियां विभिन्न उस आयु समूह के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिला हैं, उनको आ सकती हैं। तो उनके संबंध में ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के सिलेबस के अंदर ये आपको टॉपिक्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इनसे संबंधित टॉपिक जो देखने को मिल जाएंगे। हमारे अगर थर्ड ग्रेड की बात करूं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, तो वहां पर सीधे रूप में ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बाल विकास पढ़ते हैं तो किशोरावस्था के संबंध में ये चीज अपने आप चली जाती है, या फिर किशोरावस्था जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें ये सारी की सारी चीजें शामिल अपने आप हो जाती है। चलिए भाई, चैप्टर का नाम आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम हम खूब बार यूज करेंगे। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। एडोलसेंट यानी किशोरावस्था, ये किशोर फ्रेंडली यानी किशोरों को लाभ देने वाली, और हेल्थ सर्विस स्वास्थ्य सेवाएं, कि किशोरों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन रहेगा, या फिर ये चैप्टर जो है वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट फीमेल 15 टू 24 इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय एनीमिया अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 3। भारत में एनएफएचएस 3 के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से प्रभावित है। एनीमिया एक रोग जिसके अंदर, जिसमें आप आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की कमी से जूझते हैं। तो कितने प्रतिशत, 25, 36, 56 या 62, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 15 से लेकर 24 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां किशोरियां जो है वो एनीमिया से प्रभावित होती है। तो सही उत्तर यहां पर रहेगा 56%। 56% जो गर्ल्स हैं वो एनीमिया से प्रभावित हैं, या फिर उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में एनएसीओ 2005 के अनुसार नई एचआईवी संक्रमणों का लगभग 50% किस आयु समूह में होता है। कि भारत के अंदर जो नए केसेस आ रहे हैं एचआईवी पॉजिटिव के, उनमें से 50% केस जो है वो कौन सी आयु समूह के अंदर आ रहे हैं। 24 से 30, 15 से 24, 10 से 14, 35 से 40। अब ये प्रश्न जो है आपके, चाहे हेल्थ के अंदर आप पढ़ो, रोगों के अंदर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको ये उपयोगिता वाले क्वेश्चन जो है वो रह सकते हैं। चलिए भाई, कौन सी आयु समूह के अंदर 50% के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो आयु समूह यहां पर क्या रहेगा, 15 से लेकर 24 आयु समूह यहां पर रहेगा। 15 से लेकर 24 आयु समूह यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 15 से 19 वर्ष के किशोरों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। व्हाट इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 टू 19 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया। कि 15 से 19 वर्ष के किशोर जो हैं उनकी मृत्यु सबसे ज्यादा किस कारण से हो रही है। आत्महत्या की वजह से, तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, आकस्मिक चोट की वजह से, या फिर नशे की वजह से। किस वजह से सबसे ज्यादा चोट हो रही है। तो यहां पर इन चार के अंदर सबसे ज्यादा जो कारण है, सबसे ज्यादा कारण जो है वो आकस्मिक चोटों का या फिर एक्सीडेंटल इंजरीज का है। कि एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु 15 से लेकर 19 वर्ष की आयु के अंदर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, यूएनओडीसी और सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भांग उपयोगकर्ता 15 वर्ष की आयु से पहले इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात है कि 15 वर्ष से पहले की जो आयु है उसमें बच्चा कौन सी क्लास में रहा होगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं के आसपास कोई बच्चा होगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत जो लोग बाद में जाकर भांग का, गांजे का सेवन करते हैं, तो उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो है वो 15 वर्ष से पहले शुरू कर चुके थे, या फिर पहली बार कांटेक्ट में आ चुके थे। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। और अगर आप यहां पर प्रतिशत देखेंगे, 5%, 20, 28 और 11। अब ये प्रतिशत इसलिए आपको जरूरी है, या फिर ये बात इसलिए आपको बताई जा रही है, ये बात इसलिए बताई जा रही है कि कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो केवल उत्सुकता के लिए,
केवल क्यूरियोसिटी के लिए कि ये चीज़ क्या है। उन्होंने 15 वर्ष से पहले जब उनको नॉलेज नहीं थी, तब उन्होंने इसको ट्राई किया और बाद में वो इसके आदी होते चले गए। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो 15 वर्ष की आयु से पहले-पहले यानी कि अपनी 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं, 11वीं, 12वीं के आस-पास उन्होंने पहली बार भांग का या फिर गांजे का उपयोग जो है वो किया और उसके बाद वो आदी हो गए हैं। तो इस आयु के अंदर आपको न केवल उनको वो वृद्धि और विकास उनका बेहतर हो, बल्कि साथ-साथ ये ड्रग अब्यूज़ जो है इनसे भी बचाना होता है और ये भी स्कूल की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो स्कूल के अंदर बालक जो है गुज़ारता है और आप निश्चित रूप से उनकी आदतों के ऊपर ध्यान रखेंगे, जिससे बच्चा जो है वो ड्रग अब्यूज़ का शिकार नहीं हो जाए। तो कितने प्रतिशत 15 वर्ष की आयु से पहले-पहले शिकार हो जाते हैं या फिर पहली बार वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं? तो 28% यहाँ पर रहेगा कि कुल जो भांग या फिर गांजे के आदी हैं, इसका सेवन करते हैं, उनमें से 28% लोग जो हैं वो 15 वर्ष की आयु से पहले-पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे। और ये जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी इंडिया की हैं। जितने भी ये आंकड़े आप देख रहे हैं, सारे के सारे इंडिया के हैं और ये महज जागरूक करने के लिए हैं कि आप जागरूक रहिए कि ऐसी चीज़ें या फिर ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो स्कूली स्तर से शुरू हो जा रही हैं। इसलिए स्कूल के अंदर इनको जागरूक करने के लिए चैप्टर्स जो है वो रखे गए हैं। फिजिकल एजुकेशन केवल योग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा भाग है। आप नाम जब देखते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का नाम आपको स्कूल के अंदर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन लिखा हुआ मिलता है। तो हेल्थ जो एक बहुत बड़ा भाग है, उस बड़े भाग के अंदर ये सब चीज़ें जो शामिल हो जाती हैं। केवल शारीरिक शिक्षा नहीं है, हेल्थ एजुकेशन का भी बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किशोरियों के खराब प्रजनन स्वास्थ्य परिणाम का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन एडोलसेंट गर्ल्स इन इंडिया एक्सपीरियंस पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स? शीघ्र विवाह और संबंधित गर्भधारण, उच्च साक्षरता, देर से विवाह या फिर पोषण सरप्लस या फिर पोषण अधिक होना, अच्छी मात्रा में पोषण होना। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा? किसकी वजह से एडोलसेंट गर्ल्स के पूर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है? अर्ली मैरिज एंड रिलेटेड प्रेगनेंसी, शीघ्र विवाह व संबंधित गर्भधारण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारण किशोरियों के स्वास्थ्य सेवाएं न लेने का प्रमुख कारण नहीं है? कि एक तो है प्रमुख कारण कि वो स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं, एक यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है कि जो नहीं है, जिसकी वजह से तो वो पीछे नहीं हटेंगे। विच इज नॉट ए मेजर रीजन एडोलसेंट हेजिटेट टू एक्सेस हेल्थ सर्विस? यौन अंगों के बारे में मिथक, गोपनीयता की कमी, माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं, क्लिनिक का समय। तो किस वजह से? बहुत सारे कारण हैं कि बच्चा जूझ रहा है, बच्चा मेंटल फिजिकल किसी भी तरीके की पीड़ा से वो जूझ रहा है या फिर उसके मन में वो सवाल चल रहे हैं, लेकिन वो रीच आउट नहीं कर पाता, वो हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाता। वहां तक नहीं पहुंच पाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन चार में से एक कारण तो पक्का नहीं होगा। और वो कारण कौन सा है? नो पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर, कि आपको आपके माता पिता से अगर आप सहायता चाहते हैं, अगर आप एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज से सहायता चाहते हैं, तो आपको आपके माता पिता की जो परमिशन है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कारण वहां पर नहीं रहेगा, माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं है। तो ये कारण नहीं है, अन्य कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू NFHS 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट मेल 15 to 19 years वर यूजिंग सम टाइप ऑफ टोबैको? NFHS 3 के अनुसार भारत में 15 से 19 वर्ष के कितने प्रतिशत किशोर लड़के किसी न किसी प्रकार का तंबाकू लेते हैं? यहां पर बात हो रही है किस आयु समूह की? 15 से 19। मान लीजिए कि 10वीं 11वीं 12वीं और फिर कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनके अंदर यहां पर बात हो रही है, तो कितने प्रतिशत उनमें से तंबाकू का सेवन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कितने प्रतिशत? 28.6, 12.5, 10% या फिर 20%? कितने प्रतिशत? 15 से 19 वर्ष के कितने प्रतिशत किशोर लड़के किसी न किसी प्रकार का तंबाकू लेते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? 28.6% लड़के तंबाकू का सेवन करते हैं किसी न किसी प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 8, AFHS के लिए निम्न में से कौन सा एक निश्चित स्थान मॉडल है? AFHS की बात हम यहां पर कर रहे हैं। AFHS एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, जो चैप्टर का नाम है उसकी हम बात कर रहे हैं, के लिए निम्न में से कौन सा एक निश्चित स्थान मॉडल है कि कहां पर उनको होना चाहिए? क्या उनको सैटेलाइट क्लिनिक होना चाहिए? क्या अस्पताल सरकारी या फिर निजी अस्पतालों के अंदर ये शुरू किए जाने चाहिए? क्या टेलीफोन हेल्पलाइन पे शुरू किए जाने चाहिए या फिर रेडियो वार्ता होनी चाहिए? निश्चित स्थान मॉडल क्या होना चाहिए? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर आप रेडियो, टेलीफोन हेल्पलाइन, ये दोनों चीजें ऐसी जहां पर गोपनीयता भंग होती है किसी व्यक्ति की, और सैटेलाइट क्लिनिक का मतलब है कि मोबाइल की आप यहां वहां घूमते फिर रहे हैं, उसके बजाय जो सबसे बेहतर विकल्प है हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट। कि हॉस्पिटल के अंदर निश्चित रूप से जैसे आपके अलग अलग
अलग-अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं कि दाँत का, कान का, अलग-अलग सेगमेंट्स बने हैं। उसी तरह से एक आप एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस के लिए भी अलग सेक्शन बना सकते हैं कि रीच आउट आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति को पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है या मुझे किससे बात करनी है या फिर मुझे कहाँ पर जाके अपनी समस्या जो है वो सुनानी है। तो अगर अस्पताल के अंदर, सरकारी या फिर निजी अस्पताल के अंदर ये एक निश्चित स्थान मॉडल होता है, तो वो बेहतर विकल्प हो सकता है कि सभी को उसकी जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एएफएचएस एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस स्टाफ के लिए किशोरों से संवाद करते समय सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? एक तो किशोरावस्था उम्र भी ऐसी है कि जहां पर वो जल्दी से यकीन नहीं करता है किसी दूसरे पर। दूसरी बात ये भी है कि वो क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, संघर्ष के अंदर वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसकी बात को सुनना, उसकी बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर उसके साथ संवाद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। तो कौन-सा आवश्यक गुण होना चाहिए? किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब किशोर से आप बात कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको सुना रहा है? कठोरता, क्या आप कठोरता से बात करेंगे? अगर कठोरता से बात करेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा। गोपनीयता की अनदेखी, कि आप उसकी प्राइवेसी को भंग करेंगे, प्राइवेसी को भी भंग नहीं करना है आपने। न्यूनतम समय खर्च करना है, बहुत कम समय आया, सुना और उसको वापस भेज दिया या फिर जल्दी-जल्दी उसकी बात सुनी, ये काम भी आपको नहीं करना है। गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण या फिर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके साथ क्या चीज चल रही है उसको लेकर आप जजमेंटल नहीं बनेंगे कि आपने ये गलती कर दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। आप जजमेंटल नहीं बनेंगे, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसको सॉल्यूशन देंगे। बजाय के जजमेंटल होने के, अच्छा या बुरा उसको बताने के बजाय आप क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, सीधे सही रास्ते पर वापस लेकर आएंगे। तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड आपको रखना है, आप जज वहां पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एएफएचएस एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस केंद्रों पर सामान्यतः कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं होती? कि कौन सी सेवा वहां पर उपलब्ध नहीं होती? टीकाकरण, पोषण परामर्श, कैंसर व तीव्र रोगों का उपचार, नशा विरोधी परामर्श, कि इम्यूनाइजेशन, कि वहां पर टीकाकरण होना या फिर नहीं होना, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, क्या भोजन करना है आपको, कैंसर एंड एक्यूट डिजीज ट्रीटमेंट, एडवाइस ऑन प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, कि क्या सेवाएं आपको वहां पर नहीं मिलेगी। कैंसर और एक्यूट तीव्र रोगों का उपचार आपको वहां पर नहीं मिलेगा। परामर्श आपको मिलेगा, पोषण संबंधित परामर्श आपको मिलेगा, नशा कैसे छोड़ सकते हैं या नशा नहीं करना है, नशे के नुकसान क्या है, उन सब चीजों के बारे में आपको राय मिल जाएगी और टीकाकरण भी आपको वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा समूह उच्च जोखिम और एएफएचएस की विशेष आवश्यकता वाली श्रेणी में नहीं आता? अब यहां पर विच ग्रुप इज नॉट कैटेगराइज्ड एज बीइंग एट हायर रिस्क एंड इन स्पेशल नीड फॉर एएफएचएस, एएफएचएस एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। अब यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर चार अलग अलग समूह हैं, चार अलग अलग समूह के अंदर लोग होंगे। जैसे पहला समूह स्ट्रीट यूथ, कि जो वे लोग जो गलियों पर रहते हैं। गलियों पर रहने का मतलब है कि उनके पास निश्चित घर नहीं है, वो उनके पास कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो गलियों के किनारे पर रहते हैं और लगातार यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, उनको स्ट्रीट यूथ कहेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इनमेट्स, ये वो लोग हैं कि जो जो अनाथ आश्रम के अंदर रहते हैं या फिर उनसे संबंधित, वैसे ही कि परिवार इनके पास भी नहीं है, निश्चित स्थान इनके पास भी नहीं है, तो ये वो लोग हैं कि जो किसी इंस्टीट्यूट संस्था के अंदर रहते हैं। फिर एक है यूथ विद स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं कि जिनको अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता है। और फिर एक है हाई इनकम अर्बन एडोलसेंट, की ऐसे लोग जो उच्च आय वाले शहरी किशोर हैं। तो इनमें से ये चार कैटेगरीज, इन चार कैटेगरीज में से वो व्यक्ति कौन से हैं कि जो सब्सटेंस अब्यूज के शिकार होने के कम चांस जिनके पास हैं, या फिर जिनको कम से कम एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस चाहिए होगी। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सबसे ज्यादा रिस्क पर होगा, लेकिन ये रिस्क पर नहीं होगा। रिस्क पर होने के पीछे वजह क्या है कि दो प्रमुख वजह, या तो आपके पास सामाजिक आधार नहीं है या फिर आपके पास आर्थिक आधार नहीं है। कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पीड़ित है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास समाज के साथ लगाव नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा चांसेस रहेंगे कि जो ड्रग एब्यूज के अंदर जाएगा। या फिर यहां पर आप देखें स्ट्रीट यूथ, ये व्यक्ति लगातार स्ट्रीट के अंदर रह रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ों के अंदर ये पड़ रहा है या फिर वो चोरी कर रहा है, तो इस व्यक्ति के ज्यादा चांस होंगे कि ये नशे पते में जा सकता है। अपने थोड़े समय पहले, आज से 4-5-6 साल पहले, एक कमलेश नाम से एक युवक, कचरा बीनने वाले का युवक था, उसकी वीडियो आपने देखी होगी कि जो महज 10-12 साल का एक बच्चा था जो नशा पता करने लग गया था, वो कचरा बीनता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्ट्रीट यूथ हैं और जो नशा, छोटी उम्र के अंदर नशा करने लग जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इनमेट्स, अब क्योंकि इसको समाज के साथ, अब ये दो कैटेगरी ऐसी हैं कि जो मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित है
और इनको लगता है कि हमें लोग समझते नहीं है, तो इस वजह से ये ड्रग अब्यूज के शिकार होते हैं। इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इनको नशा करवाता है। तो इंस्टीट्यूशनल इनमेट्स, अनाथ बच्चे जो हैं या फिर जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर उनको बहुत कष्ट के साथ रखा जाता है, और यूथ विद स्पेशल नीड, कि अगर मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से डिसेबल कोई व्यक्ति है, तो वो भी अपने आप को समाज से अलग समझता है, और वो लगातार उस दुविधा के अंदर, लगातार उस पीड़ा के अंदर वो रह रहा है, और उस दुविधा और उस पीड़ा के अंदर रहने की वजह से वो सारा किसका लेगा? ड्रग एब्यूज का सहारा लेगा, या फिर वो धीरे धीरे नशों का सहारा लेना शुरू कर देगा। तो ये तीनों की तीनों जो क्लास है वो हाई रिस्क पर हमेशा रहेंगी। और इसके पीछे वजह क्या है कि अब जो भी हमारी चीजें चल रही हैं कि वहां पर बाल केंद्रित क्यों की जा रही है, शिक्षा को बाल केंद्रित इसलिए की जा रही है कि यहां पर ऐसा कोई बच्चा नहीं निकले कि जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हो। पीड़ित महसूस करेगा तो वो गलत रास्ते पर जाने की उसकी संभावना जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हाई इनकम अर्बन एडोलसेंट कम रिस्क पर हैं। ये जो तीन और भाग है ना, ये ज्यादा रिस्क पर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट वुमेन 15 टू 19 वर करंटली प्रेग्नेंट एज पर एनएफएचएस? एनएफएचएस के अनुसार 15 से 19 वर्ष की युवतियों में गर्भवती होने का प्रतिशत क्या है? कितने प्रतिशत जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो 15 से 19 वर्ष की आयु के अंदर कितना प्रतिशत है कि जो गर्भवती हो जाती हैं? गर्भवती होने के पीछे वजह क्या है? कि उनके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है, कि उनके पास जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने के अभाव में कितने प्रतिशत 15 से 19 वर्ष की युवतियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस आयु समूह के अंदर? या फिर जब ये सर्वे किया गया तो उस समय उनको इस आयु समूह के अंदर कितने प्रतिशत युवतियां जो है वो प्रेग्नेंट मिली? तो यहां पर 8, 4, 12, 16, कितने प्रतिशत इसमें सही रहेगा? 12% यहां पर क्या रहेगा? ठीक रहेगा 12%। जब ये सर्वे यहां पर किया होगा एनएफएचएस 3 के द्वारा, तो उस समय 12% इस आयु समूह की जो युवतियां हैं वो प्रेग्नेंट मिली, या तो प्रेग्नेंट हो चुकी थी या फिर प्रेग्नेंट थी। तो यहां पर ये क्या दर्शा रहा है? ये सेक्स एजुकेशन का अभाव दर्शा रहा है, और उस अभाव के अंदर ये जो कम आयु के अंदर कि हम चाइल्ड मैरिज से बच्चों को बचा लाए, लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रतिशत है वो प्रतिशत अभी भी बहुत हाई या फिर उच्च प्रतिशत बना हुआ है। वजह क्या है? उसकी एजुकेशन का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारी ऐप तैयारी कर लो के ऊपर बहुत बढ़िया डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। अगर आप शारीरिक शिक्षा को बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर लो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। नवीन कोर्स जो है वो 23 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आउटरीच मॉडल ऑफ एएफएचएस डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? एएफएचएस के आउटरीच मॉडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अब एक मॉडल तो है कि एक स्थायी स्थान पर एएफएचएस का होना, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस का होना। एक है आउटरीच, कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है तो हम उनके पास जाएंगे, कि हम गांवों के अंदर जाएंगे, हम अपने विस्तार करेंगे कि हमसे संपर्क वो करे। तो आउटरीच मॉडल का भाग कौन सा नहीं है? स्कूल आधारित क्लिनिक, कि स्कूल के अंदर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार क्लिनिक लगा लिया, कि जिस बच्चे को परामर्श चाहिए वो स्कूल में जब आता है तो वहां पर आके बात कर ले वो। या फिर स्कूल में एक ऐसा विभाग बना दिया कि 4-5 टीचर की एक टीम बना दी जिसको एएफएचएस नाम दे दिया, कि एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, जिसको भी कोई दिक्कत है वो जाकर उन टीचर से बात कर सकता है। तो ऐसा आप स्कूल के अंदर कर सकते हैं, कोई क्लिनिक टाइप बना सकते हैं, कोई वहां पर आप सेमिनार रख सकते हैं। तो ऐसा कार्य स्कूल में किया जा सकता है जहां पर आप बच्चों तक जाएंगे, आप बच्चों तक जा रहे हैं। फिर है मोबाइल क्लिनिक, छोटे छोटे मोबाइल क्लिनिक बना दिए कि वो यहाँ वहाँ चलते रहते हैं और उनके अंदर जाकर आप सहायता ले सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल जो है ना वो आउटरीच नहीं है, वो सिर्फ कैंसर पर काम करेंगे, वो एएफएचएस पर कार्य नहीं करेंगे। और वर्क प्लेस क्लिनिक ये भी हो सकता है कि जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर क्लिनिक का निर्माण किया जाना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारण ग्रामीण किशोरों के स्वास्थ्य सेवाएं लेने में बाधा उत्पन्न करता है? अगर मान लीजिए एडोलसेंट के संबंध में, किशोरावस्था के संबंध में किसी को, या फिर किशोरावस्था के आयु के अंदर अगर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसी युवा को परेशानी हो रही है और वो एएफएचएस की जो सेवाएं हैं उनको नहीं ले पा रहा, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पहला है कि यातायात की कमी, गोपनीयता, उच्च साक्षरता, ज्ञान की अधिकता, कि उसके पास कि प्राइवेसी होना एक अच्छी चीज है। उसी तरह से हाई लिटरेसी होना भी अच्छी चीज है। अगर लिटरेसी हाई रहेगी तो वो व्यक्ति पहुंच सकता है या फिर वो जा सकता है, वो सेवाएं ले सकता है। उसी तरह नॉलेज सरप्लस, अगर दोनों की दोनों बात ठीक है कि अगर उसके पास ज्ञान की अधिकता है तो भी वो व्यक्ति जाएगा। लेकिन लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर बहुत दूर दराज इलाके में कोई बच्चा बैठा है, एडोलसेंट है, तो किशोरावस्था घर वाले उसको बिना अपनी अनुमति के उसको दूर नहीं भेजेंगे या फिर शहर में नहीं जाने देंगे, तो वो सेवाएं लेने में असमर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से कौन सा AFHS स्टाफ की अपेक्षाकृत भूमिका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द AFHS स्टाफ? एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस का जो स्टाफ है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसा व्यवहार उसका होना चाहिए? रोगियों को जल्दी निपटाना, निपटाना यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उनकी बात सुनना, कि बहुत ज्यादा समय धीरज के साथ उनके साथ कार्य नहीं करना। केवल शारीरिक समस्याओं पर ध्यान देना, केवल शारीरिक समस्याएं जो है उनके ऊपर ध्यान देना। शिकायतों की अनदेखी करना, कोई शिकायत अगर आपके पास आती है तो उसकी अनदेखी करना। पीयर एजुकेटर से परिचित कराना, इंट्रोड्यूसिंग पीयर एजुकेटर। और ये काम इनका रहेगा कि पीर एजुकेटर जो है उनके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाना, कि जो उनको सिखा सकता है, जो उनको बता सकता है, उनके संबंध में उनको परिचय करवाना, जिससे वो मदद ले सकते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में विवाहित किशोरियों में मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? विवाहित, विवाहित का मतलब है मैरिड, और किशोरियों यानी कि एडोलसेंट के अंदर शादी अगर हो जाती है, अगर किशोरावस्था में शादी हो जाती है, उसका प्रमुख कारण क्या रहेगा? उसका प्रमुख कारण क्या रहेगा? प्रारंभिक गर्भावस्था, गर्भावस्था की जटिलताएं, आकस्मिक चोट, हृदयाघात, सड़क दुर्घटना। तो यहां पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि मैरिड, एडोलसेंट गर्ल्स, किशोरावस्था के अंदर शादी होने की वजह से जो प्रारंभिक गर्भावस्था के अंदर जटिलताएं आएंगी वो मृत्यु का कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में AFHS लागू करने के लिए मुख्य रूप से किस संस्था की जिम्मेदारी है? एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस लागू करवाने की, इसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? वर्ल्ड बैंक की, रेड क्रॉस सोसाइटी की, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की, या फिर यूनेस्को? तो ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, AFHS के लिए कौन सी विशेषता आदर्श नहीं है? विच इज नॉट एन आइडियल फैसिलिटी कैरेक्टरिस्टिक फॉर AFHS? शहर से बहुत दूर स्थित होना, सुविधाजनक समय होना, गोपनीयता बनाए रखना, किशोरों के पास होना। तो कौन सी सुविधा नहीं रहेगी इनके लिए? शहर से बहुत दूर स्थित होना। अगर शहर से बहुत दूर स्थित होंगे तो बच्चा जो है वो आ नहीं पाएगा, तो यह विशेषता इनके लिए आदर्श नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19, AFHS द्वारा दी जाने वाली कौन सी सेवा विशेष नहीं है? वृद्धि की निगरानी, नेत्र ऑपरेशन, जीवन शैली रोगों की रोकथाम, नशा विरोधी परामर्श। कि कौन कौन सी चीज निम्न में से कोई एक ऐसी सेवा है कि जो नहीं दी जाएगी एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस के द्वारा? वृद्धि की निगरानी, कि बच्चे में विकास ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी जानकारी एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस ये काम करेगा। उसके बाद नेत्र ऑपरेशन ये नहीं करेंगे, नेत्र ऑपरेशन ये नहीं करेंगे। जीवन शैली रोगों की रोकथाम, कि आपको डाइट के संबंध में, एक्सरसाइज के संबंध में, आपको नशे के संबंध में जागरूक रखेंगे, तो वो जीवन शैली रोगों की रोकथाम जरूर करेंगे और नशा विरोधी परामर्श आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किशोर AFHS का उपयोग न करने का कारण क्या हो सकता है? कि अगर कोई बच्चा एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस का उपयोग नहीं करता तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? स्टाफ का नकारात्मक दृष्टिकोण, यातायात की कमी, केंद्र की जानकारी की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। नेगेटिव स्टाफ एटीट्यूड, की स्टाफ काम कर रहा है वो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है। लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, की वो जो केंद्र है वो इतना दूर है कि बच्चा वहां पर पहुंच नहीं सकता। लेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग लोकेशन, की उसको ये जानकारी है नहीं कि ऐसा कोई सेंटर भी होता है, या फिर ये सेंटर कहां होता है ये जानकारी उसको नहीं है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर उपरोक्त सभी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश अस्पतालों में किशोर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सी कानूनी आवश्यकता है? Which is a legal requirement in most hospitals for adolescent reproductive health service? अब युवाओं को जो, या फिर युवक और युवतियों को, किशोरावस्था के जो लोग हैं उनको परेशानियां जो है मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको, उनकी आवश्यकता हो सकती है। अब यहां पर हमारे भारत में क्या नियम है कि अधिकांश अस्पतालों में किशोर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सी कानूनी आवश्यकता है? कानूनी आवश्यकता है कि सरकार ये कहती है क्या है कि माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, दवाएं मुफ्त होनी चाहिए, त्वरित निदान होना चाहिए, या फिर कम प्रतीक्षा समय होना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। अगर आप एडोलसेंट हैं, अगर आप किशोर हैं, 18 वर्ष से कम है, अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आपको माता पिता की परामर्श या फिर माता पिता की अनुमति जो है वो आवश्यक होगी। तो ये भारत के अंदर नियम है। तो विच इज ए लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट हॉस्पिटल फॉर एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस? क्वेश्चन नंबर 22, NFHS 3 के अनुसार 15 से 19 वर्ष के किशोरों में कितना प्रतिशत शराब का सेवन कर रहे थे?
कि जब सर्वे किया गया तब कितने प्रतिशत 15 से 19 वर्ष की आयु के अंदर लोग जो है वो शराब का सेवन कर रहे थे या फिर ड्रग एब्यूज का शिकार हो चुके थे। 15%, 18.3, 11% या फिर 6.8%। कितने प्रतिशत लोग जो है वो शराब का सेवन कर रहे थे जब ये सर्वे जो है वो किया गया। जब ये शराब का ये सर्वे जो है किया है, कितने प्रतिशत? 11% लोग जो है वो शराब का सेवन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रोल ऑफ पीर एजुकेटर इन एएफएचएस? एएफएचएस में पीयर एजुकेटर का क्या मुख्य कार्य है? रोगों का निदान करना, मुफ्त चर्चा को सुविधाजनक बनाना, दवाइयां देना, शिकायतें दर्ज करना। क्या यहां पर काम है? फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन, कि वो लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी एक समूह के अंदर कुछ 5, 7, 10 लोगों को ट्रेन किया, उनको ट्रेन करके अन्य जो उनके साथी है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनको ट्रेन किया। तो ओपन डिस्कशन करने के लिए आपको आपकी उम्र के लोग चाहिए होते हैं कि उनके साथ आप डिस्कशन थोड़ा ओपननेस के साथ कर सकते हैं। तो पीयर ग्रुप एजुकेटर जो है कि आप में से कुछ लोगों को ट्रेन किया, ट्रेन करके बोला कि आप अपने दोस्तों की समस्याओं को सुने। क्वेश्चन नंबर 24, किशोरों में कौन सा आकस्मिक चोट परिणाम सबसे अधिक होता है? कि आकस्मिक चोट जो लगती है, एडोलसेंट एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेट ऑफ विच एक्सीडेंटल इंजरी रिलेटेड आउटकम, कि अगर आकस्मिक चोट लगती है तो उसका आउटकम सबसे ज्यादा क्या होता है किशोरों के अंदर खासतौर पर? विकलांगता और मृत्यु, त्वचा चोट, त्वचा की रोग, दृष्टि हानि, दांत समस्याएं। तो आकस्मिक चोट परिणाम सबसे अधिक क्या होता है? विकलांगता और मृत्यु। 15 से 19 वर्ष की जो आयु है कि वहां पर आप अब न केवल ये यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस समय की जो आयु है कि वहाँ पर आप बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, वहाँ पर गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा, एकदम से गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, या फिर आप जो है वो स्ट्रेस के अंदर हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं, उसकी वजह से जो चोट यहाँ पर लगती है, एक्सीडेंटल चोट जो लगती है, उनकी वजह से यहाँ पर विकलांगता, हाथ-पैर का टूट जाना, वो सारी की सारी चीज़ हो सकती है, या फिर किसी बच्चे की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, एडोलसेंट फ्रॉम व्हिच ग्रुप हैव लोअर एक्सेस टू एफएचएस? एएफएचएस तक किस समूह के किशोरों की पहुंच सबसे कम है? कि कौन से लोग एएफएचएस तक नहीं पहुंच सकते हैं? विद्यालय जाने वाले, समृद्ध परिवार वाले, शहरी श्रमिक वर्ग, या फिर विद्यालय से बाहर के युवा। अब ये जो तीन, स्कूल गोइंग वाला व्यक्ति जो है वो स्कूल के अंदर अपने साथियों सहपाठियों से बात कर सकता है, या फिर स्कूल के अंदर कोई सेमिनार हो सकता है, वहां पर जागरूकता हुई तो आपको इसके बारे में पता लग सकता है। वेल ऑफ फैमिली, समृद्ध परिवार के लोग जो हैं उनके पास, समृद्ध परिवार के अंदर डिस्कशन जो है वो थोड़ी ओपन होती है, तो वहां पर वो अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ डिस्कशन कर सकता है। अर्बन वर्किंग क्लास, शहरी श्रमिक वर्ग जो है वो भी इस बारे में जागरूक है, लेकिन आउट ऑफ स्कूल यूथ, की जो स्कूल जिसने छोड़ दिया है उसके पास अब बहुत सारे दोस्त नहीं है, उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है, तो ये जो है एएफएचएस तक विद्यालय से बाहर के जो युवा है ना, उनकी पहुंच सबसे कम रहेगी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 14 के 25 प्रश्न, और इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ मेरी तरफ से कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी वो यहां पर कंप्लीट होती है। हम समय के साथ 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा तक भी जाएंगे। आप साथ में बने रहिए, और जितने भी ये 14 क्लासेस लगी हैं, इन 14 क्लास के अंदर मेरी तरफ से जो आपको 1200 प्रश्न जो है वो कितने प्रश्न हुए भाई? 25, 250 और 250 के अलावा लगभग ऐसा मान लीजिए कि आपको जो प्रश्न मिले हैं, 350 प्रश्न आपको मिले हैं। तो ये 350 प्रश्न आपने ध्यान से देखने हैं, गो थ्रू करना है, और बहुत जल्दी हमारी पुस्तक आ रही है जिसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और जो डिस्काउंट चल रहा है उसका लाभ आपने निश्चित रूप से उठाना है। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।